नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस की सीरीज़ लेकर आई जाती है, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 15 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सेट हैं ये एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तचाप, द्रवों की गति, तापमान या गोलाकार सतहों की वक्रता। तो सही आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नापा जाता है। एक माता ओ रक्त श्रेणी की है और उसके बच्चों की भी रक्त श्रेणी ओ है, तो उस बच्चे के पिता की रक्त श्रेणी क्या होगी? एक माता जिसकी रक्त श्रेणी ओ है और उसके बच्चे की भी रक्त श्रेणी ओ है, तो उस बच्चे के पिता की रक्त श्रेणी क्या रही होगी? तो बच्चे के पिता की रक्त श्रेणी जो है यह ए या बी या ओ होगी, या तो ए होगी या बी होगी या ओ होगी। सही आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा गैस बायोगैस में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो बायोगैस में शामिल नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो हंसाने वाली गैस भी कही जाती है, यह बायोगैस में शामिल नहीं है। थायराइड ग्रंथि के विषय में निम्न कथनों को देखें। यह गले में स्थित होती है। शारीरिक तापमान को बनाए रखने में इसकी प्रमुख भूमिका है। तो थायराइड ग्रंथि जो है गले में स्थित होती है, बिल्कुल सही है। और शरीर की प्रतिरक्षा, तापमान, एपेटाइट तथा मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए यह ग्रंथि जिम्मेदार है। दोनों ही कथन जो होते हैं ठीक हो जाते हैं। तो सही आंसर होगा सी। 1 तथा 2 दोनों। कौन से कथन सत्य हैं पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। यह गले में पाई जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा, तापमान, भूख तथा मांसपेशियों की मजबूती के लिए यह ग्रंथि जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्न कथनों को देखें। एंजाइम कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सभी प्रोटीन एंजाइम है, सभी एंजाइम प्रोटीन है, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, या सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, एक बार देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सही आंसर क्या होगा इनमें से? तो सभी प्रोटीन एंजाइम हैं, ये कथन ठीक था। सभी एंजाइम प्रोटीन है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, ये वाला कथन भी ठीक हो जाएगा। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, तो कौन कौन से कथन ठीक हैं? 1 और 3। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। एंजाइम के बारे में जो कथन हैं इनमें से कौन से सत्य हैं? तो सभी प्रोटीन एंजाइम हैं और सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं हैं, ये दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उष्णकटिबंधीय स्तर से दूसरे उष्णकटिबंधीय स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? यानी एक उष्णकटिबंधीय स्तर से दूसरे उष्णकटिबंधीय स्तर पर ऊर्जा का कितने प्रतिशत का स्थानांतरण होता है? 56 क्वेश्चन। आंसर होगा सी, 10%। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से मानवों को कौन सी बीमारी हो सकती है? सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से मानवों को कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सही आंसर होगा ए, त्वचा कैंसर। परावैंगनी किरणों से मानव को स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है, लेकिन ये परावैंगनी किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जो समताप मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव संघट्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो जैव संघट्य नहीं है? तो डीडीटी। डीडीटी जो है जैव संघट्य पदार्थ नहीं है। सही भोजन श्रृंखला की पहचान करें। आपने खाद्य श्रृंखला देखी होगी, भोजन श्रृंखला। क्या पूछा गया है? सही भोजन श्रृंखला की पहचान करें। तो इनमें से सही होगा बी। घास प्राथमिक में आ जाती है, सबसे पहले में आ जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे कीड़ा, कीड़े को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खा लेता है। तो सही श्रृंखला क्या होगी? बी। घास, कीड़ा, मेंढक और सांप।
मानव के लार या सलाइवा का पीएच मान क्या होता है? मानव के लार का पीएच मान पूछा गया है, तो इसकी लार का पीएच मान कितना हो जाता है? देखिए 1 से 7 तक आप देखेंगे, 0 से लेकर आप देख सकते हैं 14 तक जो है पीएच वैल्यू डिस्क्राइब की जाती है। 7 को उदासीन श्रेणी में रखा जाता है। 0 से 7 जो होते हैं वह अम्लीय श्रेणी के होते हैं, और 7 से 14 के बीच में ये क्षारीय। तो यहाँ पूछा गया है मानव के लार का पीएच मान क्या होता है? तो मानव के लार का पीएच मान जो होता है यह 6.8 होता है, और यह किस श्रेणी में आ जाता है? अम्लीय की श्रेणी में। आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय। किस प्रकार का ईंधन सबसे अच्छा माना जाता है? पेट्रोल, द्रव, कोयला या गैसीय? तो निम्न में से गैसीय ईंधन जो है सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। निम्न में से कौन सा जीव पराश्रव्य तरंगें पैदा करता है? तो पराश्रव्य तरंगें पैदा कर सकने वाला जो जीव होता है चमगादड़ है, जो स्तनपायी जीव है, और यह रात्रि में उड़ने के लिए पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित करता है, जो इसकी उड़ने में मदद करती हैं। जो किसी वस्तु से टकरा कर लौट कर आती हैं तो इसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि व्यक्ति की दूरी कितनी है। पारा किस तापमान पर जमता है? पारा जो होता है किस तापमान पर जम जाता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। उगते तथा डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? उगते तथा डूबते हुए सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो आंसर होगा डी, प्रकाश के बिखराव के कारण। प्रकाश के बिखराव के कारण। अगला क्वेश्चन, सामान्य माइक्रोस्कोप की दृश्य क्षमता क्या होती है? सामान्य माइक्रोस्कोप की दृश्य क्षमता जो होती है वह निम्नलिखित में से क्या होती है? फॉर्मूला पूछा गया है, तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, m बराबर 1+d/f। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत सर्वश्रेष्ठ सुचालक है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या लकड़ी? तो इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो जाता है? तो पहले स्थान पर आएगा आपका चांदी, दूसरे पर आप एल्यूमिनियम लगा सकते हैं, उसके बाद लोहा, और लकड़ी जो है विद्युत का कुचालक है। तो सही आंसर होगा चांदी। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है चांदी होगा। निम्न कथनों को पढ़ें। भारत में वर्तमान आर्थिक जनगणना 7वीं बार की गई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामले के विभाग द्वारा यह जनगणना करवाई जाती है। तो आप जानते हैं जो जनगणना होती है इसकी शुरुआत 1872 से लॉर्ड मेयो के समय से हुई, और 1881 से यह जनगणना नियमित कर दी गई। लेकिन इसमें आर्थिक जनगणना को भी शामिल किया गया है, और यहाँ पूछा गया है आर्थिक जनगणना ये कौन सी वाली थी? तो यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। भारत में वर्तमान आर्थिक जनगणना 7वीं बार की गई, जबकि यह ऐसा नहीं है, ये तीसरी जनगणना थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामले के विभाग द्वारा यह जनगणना कराई जाती है। पहली जनगणना 2004 में हुई थी, दूसरी 2008 में। ठीक है। आर्थिक तथा जातिगत जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है, ना कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये किसके द्वारा कराई जाती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो उपरोक्त में से आंसर होगा डी, कोई नहीं, कोई भी ठीक नहीं है। 68 क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत पूछा गया है, तो यह था 8%। किस अंग्रेज व्यक्ति ने माना कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति थी? 1857 का जो विद्रोह था इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से व्यक्त किया है। तो यहाँ पूछा गया है किस अंग्रेज व्यक्ति ने माना कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति थी? तो बेंजामिन डिज़रायली, इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे ये बेंजामिन डिज़रायली, जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति माना। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोधगया में। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये बुद्ध तथा तथागत नामों से जाने गए, जबकि इससे पहले इनका जो बचपन का नाम हुआ करता था वो था सिद्धार्थ।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला ग्रीस का राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत पूछा गया है। इसका नाम था मेगास्थनीज और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यह भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत भी था। इंडिका नामक पुस्तक में इसने मौर्यकालीन साम्राज्य का वर्णन किया और बताया कि समाज जो था 7 भागों में विभाजित था और उसके बावजूद भी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। शिवाजी को तोप तथा हथियार किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त हुए थे? तो शिवाजी को तोप तथा हथियार जो थे किससे प्राप्त हुए थे? तो सही आंसर होगा बी, पुर्तगालियों से। अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए शिवाजी पुर्तगालियों से तोप व हथियार की सहायता लेते थे। शिवाजी के सैनिकों ने राजापुर पर कब्जा कर कई अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया था। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा जो था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय लाहौर में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का जन्म 1627 में होता है और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1680 में हुई। इनका राज्याभिषेक जो था यह 6 जून 1674 को किया गया। वाराणसी से गंगा भट्ट नामक एक विद्वान आए जिन्होंने इनका राज्याभिषेक किया। 75 क्वेश्चन, जहांगीर का क्या मतलब होता है? जहांगीर का मतलब पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है जिसने जहान को जीत लिया हो, अर्थात विश्व विजेता। आंसर क्या होगा? सी, विश्व विजयी। जहांगीर जो था मुगल सम्राट अकबर का पुत्र था, जिसे बचपन में सलीम नाम से जाना जाता था। बाद में गद्दी पर बैठा तो जहांगीर की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा और इसी के समय अंग्रेज भारत आए थे, या फिर कहेंगे जब ये गद्दी पर बैठा हुआ था इसी के दरबार में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? स्नानागार, अन्नागार, वॉलस हॉल या 2 मंजिला घर? तो इनमें से होगा बी, अन्नागार। अन्न भंडार जो था सबसे बड़ी इमारत थी, जबकि विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया, लेकिन इन दोनों में सबसे विशाल इमारत अन्न भंडार। भारत में जाति व्यवस्था बनाने का मुख्य कारण क्या था? भारत में जाति व्यवस्था बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो हम जानते हैं जाति व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वैदिक सभ्यता के समय से हुई और यह किस आधार पर थी? तो इसका मुख्य कारण था श्रम का कर्म आधारित विभाजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्रम का कर्म आधारित विभाजन इसका प्रमुख कारण था। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जो थी यह ऋग्वैदिक काल में थी और उत्तर वैदिक काल आते आते यह कर्म आधारित न होकर जाति आधारित हो गई व्यवस्था। राइडर कप किससे संबंधित है? 78 क्वेश्चन, राइडर कप का संबंध किस कप से है? तो आंसर होगा गोल्फ से। किस अफ्रीकी देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया? किस अफ्रीकी देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर होगा लाइबेरिया। स्वच्छ रैंकिंग में किस शहर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? स्वच्छ भारत रैंकिंग में किस शहर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो उस समय ये मैसूर रहा था, लेकिन अब देखते हैं तो स्वच्छ भारत रैंकिंग में इंदौर, कौन सा शहर नंबर 1 पर आ रहा है लगातार 5 वर्षों से? इंदौर। इंदौर ऑप्शन में नहीं है, तो उस समय का जो आंसर था 2016 का वो था मैसूर। टेलीग्राफ सेवा का संचालन कौन करता है? टेलीग्राफ सेवा का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा बी, BSNL के द्वारा। टेलीग्राफ सेवा का संचालन BSNL के द्वारा होता था, जिसे 15 जुलाई 2013 को समाप्त कर दिया गया। भारतमाला कितने राज्यों में फैली है? सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने का नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य 5000 किलोमीटर की सड़क बनाना है, जो गुजरात को मिजोरम से जोड़ेगा, जिसमें 10 अन्य राज्यों से भी यह सड़क गुजरेगी। तो सही आंसर होगा सी, गुजरात और मिजोरम के अलावा इसमें 10 अन्य राज्यों को जोड़ने का प्रावधान किया गया। सुंदरवन का डेल्टा प्रमुख क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अन्नपूर्णा शिखर कहाँ स्थित है?
84 क्वेश्चन। तो अन्नपूर्णा शिखर जो है यह हिमालय में स्थित है। हमारे देश में निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है? खरीफ फसलों से रिलेटेड 1 मिनट की वीडियो बनाई गई है जिसमें सभी फसलें कवर की गई हैं। आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी वो। तो चलिए देखते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में वो अपलोड की गई है। हमारे देश में निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो सही आंसर हो जाएगा 85 क्वेश्चन का बी, मक्का। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो भारत में पश्चिमी साइड गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं और पूर्वी घाट की ओर गिरने वाली नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। इस साइड में जो नदियाँ गिरती हैं ये क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं और इस साइड गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो चलिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ पूछी गई हैं। सही आंसर हो जाएगा गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, नर्मदा, तापी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हर एक ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी? तो 87 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। जो अरब सागर की ओर से उठता है उस मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे पहले वर्षा जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होती है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? 88 क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, अर्थात गुजरात में। 89 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली में डाटा को दर्शाने के लिए मानक डाटा कोड क्या है? तो इसके लिए जो डाटा कोड है वो होता है आस्की। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली में डाटा को दर्शाने के लिए मानक डाटा कोड क्या होता है? तो आस्की होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल इंटरचेंज। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा पूछी गई है 90 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा डी, लीरा। अगला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 90 क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया भारत की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है। तो नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, तो नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली मुद्रा, नेपाली रुपया। जब कीबोर्ड पर कोई बटन दबाया जाता है तो बटन के संकेत को बिट्स में बदलने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 91 क्वेश्चन। आंसर है ए, आस्की। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं? कौन है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं? 92 क्वेश्चन और आंसर होगा सी, गंगूबाई हंगल। यह ख्याल घराने से संबंधित है, जो किराना घराना की हैं। संगीत में ख्याल गायकी से संबंधित हैं जो किराना घराना से संबंधित हैं। 93 क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो दावोस जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस खेल के लिए ओलंपिक खेलों में वॉल वॉकर ट्रॉफी दी जाती है? किस खेल के लिए ओलंपिक खेलों में वॉल वॉकर ट्रॉफी दी जाती है? तो मुक्केबाजी के लिए। एक धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में है और यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहाँ पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के पास इसे भेजा जाता है और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने मंजूरी नहीं दी तो इसे स्वतः ही पारित हुआ मान लिया जाता है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं?
तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियों का वर्णन है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। राज्य सूची के संबंध में कानून राज्य, संघ सूची के संबंध में कानून केंद्र, और समवर्ती सूची के विषय में कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची का जो कानून है वह राज्य का न मान्य होकर केंद्र का बनाया हुआ कानून मान्य होगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा बी, लोकसभा उपसभापति के द्वारा। लोकसभा के उपसभापति की अनुपस्थिति में लोकसभा के सभापति की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपसभापति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। किंतु उच्च न्यायालय को यह जो अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 226 के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। न्यायिक पुनर्विचार किस देश के संविधान से हमारे संविधान में अपनाया गया है? तो जुडिशल रिव्यू जो है किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया? यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में योग्यता प्रणाली का रखवाला, यहाँ रटवाला लिख दिया गया है, ये गलत होगा, क्या होगा? रखवाला। भारत में योग्यता प्रणाली का रखवाला किसे माना गया है? तो आंसर होगा डी, यूपीएससी को। यूपीएससी को भारत में योग्यता प्रणाली का रखवाला जो है संघ लोक सेवा आयोग है। यह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती करता है। और लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई यह 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।